आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंदा ज्ञान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए हम लोग 10th क्लास में आगे नया टॉपिक करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको पहले चैप्टर के इलेक्ट्रिक के जो है यानी विद्युत धारा के काफ़ी टॉपिक करा दिए हैं, लगभग पूरे हो गए हैं। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ यानी ऑप्शनल क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं और उसके साथ वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे जो है इसके न्यूमेरिकल का एक सीरीज दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला ही प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑल कंपटीशन, सिर्फ 10th क्लास ही नहीं सभी कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यानी चार्ज, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, देखिए नंबर डाल के मैं आंसर लिखता जा रहा हूँ तो आपको बाद में पता चल जाएगा कितना होता है। निगेटिव का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न बोल रहा है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश ये एक तरीके का चार्ज ही तो है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया कूलम। याद रहे, समय का अभाव है, ठीक है, समय है नहीं इतना और लिखने में आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, इसलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको स्क्रीन में एक साइड में ये क्वेश्चन लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक हो गया। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? तो एक प्रोटॉन पर इतनी ही होगी लेकिन वो धनात्मक हो, क्या होगी? इतना ही मान होगा लेकिन वो धनात्मक होगा। कितना होगा? वो धनात्मक मान होगा, याद रखिएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सरल है और आसान है, आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, कूलम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हम लोग जानते हैं किसके द्वारा होता है, जो कभी भी किसी तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तभी तो विद्युत धारा होती है। इलेक्ट्रॉन चलते हैं या इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आवेश स्थानांतरित होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर एक शॉर्ट में, अब यहाँ ऑप्शन तो आवेश है नहीं, तो इलेक्ट्रॉनों से ही होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की गति से। किसके द्वारा? तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ये बात भी याद रखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। क्योंकि छोटी क्लासों में ग्रुप डी के, SSC के, क्लर्क के, उसमें तो आपको सीधे ऑप्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा, लेकिन वही आप कोई बड़े एग्जाम देंगे वहाँ आपको कंफ्यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनों द्वारा या मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन जो एटम के साथ बॉन्डेड हैं, बंधे हुए हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन के बहने से नहीं, क्योंकि वो बहते ही नहीं, उनके लिए हमको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लगाना पड़ता है। लेकिन जो फ्री होता है, ठीक है, वो ईजिली हल्के से धक्के में ही तो बहने लगता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। फिर अगला है आपका विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक हम लोग जानते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? तो आपका नेक्स्ट 5वें का उत्तर क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। और इसका सिंबल हम लोग क्या लेते हैं? A लेते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है धारा का परिमाण का मात्रक, ठीक है। धारा के परिमाण का मात्रक क्या है? तो अब देखिए कैसे आपको कंफ्यूज किया, परिमाण का मात्रक पूछ रहे हैं। ये मात्रक तो हम लोगों ने एम्पियर बता दिया, परिमाण का मात्रक क्या मतलब क्या हुआ? आपको फार्मूला याद रखना है कि I = क्या होता है, हम लोग 6 नंबर कर रहे हैं, I = Q/T। तो ये इसके परिणाम ही तो निकलता है, इससे आंकिक मान ही तो निकलता है ना, मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए इसका हमको मालूम है कूलाम होगा और इसका हमें मालूम है क्या होगा, सेकंड होगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? कूलाम सेकंड। क्या बन जाएगा? कूलाम / सेकंड, ठीक है, कन्फर्म है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि धारा का परिणाम हो गया। फिर एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? क्या पूछ रहे हैं वो लोग? एम्पियर और सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर और सेकेंड मात्रक आप खुद सोचिए, आप दिमाग लगाइए। अगर इसका मात्रक एम्पियर, अगर सेकेंड का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चार्ज का नहीं बन जाएगा? तो किसका होगा? आवेश का, विद्युत आवेश का। फार्मूला इसका एम्पियर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कूलाम = एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। तो 7वें नंबर का ऑप्शन का जवाब क्या होगा हमारा? कि विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है हमारा?
कूलाम तो होता ही होता है, वो तो आपको हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ घुमा के उन्होंने पूछा था कि एम्पियर सेकेंड किसका, एम्पियर सेकेंड किसका, तो ये आपका नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, ये हम लोग हो गया। फिर 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होगा। 1 माइक्रो एम्पियर, तो आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ टॉपिक में। 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैंने आपको मेगा में भी पढ़ाया था, तो मेगा में प्लस का 6 हो जाएगा, कैपिटल एम यहाँ पे सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है और इससे प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर इतनी जगह है, वो हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट सर मैं कर दूंगा। देखिए 9 नंबर में क्या बोला, आई की वैल्यू आपको बोल दी 1 एम्पियर, ठीक है। और आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E = 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो अब आप ये देखिए, हमको इतना पता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा, Q = n, ठीक। अब करंट की बात है और टाइम की बात है, तो I = क्या होता है हमारे पास, Q/T, ठीक है। क्वेश्चन में आप फिर से एक बार समझ लीजिए, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो इससे प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी टाइम आपको कितना दे रखा है उन्होंने, 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड बोल दिया ना, तो 1 सेकेंड, ठीक। तो अब आपके पास सब कुछ है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I = NE/T, कोई प्रॉब्लम। तो हमको निकालना n है, तो पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, जिसको हमें निकालना है। एक टी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, E डिवाइड में हो जाएगा, यानी आपका ये फार्मूला बन जाएगा IT = NE, फिर E डिवाइड में आ जाएगा, फिर आपके पास फार्मूला बन जाएगा N = IT/T, ठीक। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, I की जगह 1 एम्पियर, T की जगह 1.6 × 10 की पावर -19, और ये पॉइंट हटेगा, एक 0 पड़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10/16 × 10 की पावर 9, ये ऊपर जाएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी। एक 0 इसमें हम बढ़ा लेते हैं तो 100 कर लेते हैं, और 16 का डिवाइड करना है × 10 की पावर 18, ठीक है। एक पावर हट गई तो 100 बन गया ना, क्योंकि 16 का डिवाइड नहीं होता। अब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 16 6 16 2 और 5 × 10 की पावर 18। आप डिवाइड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ में आ गया बात, इसका मतलब आप समझ पाए होंगे शायद, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर किसी सर्किट में या तार में, हम लोगों के घर में लाइट में बल्ब में कहीं 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, करंट हमेशा कम ही होती है इससे रियलिटी में फ्लो, ठीक है। तो उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे में इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितने निकल जाएंगे, 6.25 × 10 की पावर 18 आप काउंट कर सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करके आप करोड़ों खरबों में पहुंच जाओगे, फिर भी 18 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये रियलिटी है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बार में ही तेजी के साथ जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विभवांतर के मापन है तो प्रयुक्त मापक यंत्र कौन सा है। तो अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने सर्किट डायग्राम में क्या लगाया था, वोल्ट मीटर लगाया था। क्या लगाया था, वोल्ट मीटर लगाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10th नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, याद रहेगा, वोल्ट मीटर। और विद्युत धारा को मापने के लिए क्या लगाया था, अमीटर। क्या लगाया था, अमीटर। निम्न में से किस युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो इतना तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग का सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दिए हैं, शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, वोल्टी सेल, या ये सभी। तो सभी सेलों के नाम हैं और सेलों के प्रकार हैं। तो इस जगह तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। लेकिन आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जो ऑप्शन है आपके, वो कौन सा ऑप्शन सही है और वो है क्या, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लेक्लांसी सेल, वोल्टी सेल और आपके कौन से जो है
शुष्क सेल। शुष्क सेल जो बाजा में पड़ता है। लेक्लांसे सेल भी वही उसी का एक दूसरा नाम है। वोल्टी सेल आपके जो जैसे सोलर पैनल वाले, गलत बोल रहे हैं, वो जो बैटरी वाले जिसमें तेजाब पड़ता है या पानी डाला जाता है, हम लोग डालते हैं ना, वो वाले हो गए वोल्टी सेल, जिनसे भी वोल्टेज जनरेट किया जा सके वो वोल्टी सेल हो गए। तो इनडायरेक्ट ढंग से अगर देखें तो ये सब तीनों नाम एक ही के लिखे हुए हैं, ठीक। और उसके बाद आपके क्या हो गया फिर ये सभी ऑप्शन दिया, तो अब यहाँ पर तो इस कंडीशन में ये सभी होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किस युक्तिकार रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ये हो चुका। 12 नंबर, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है किसके लिए? तो देखिए इसके बाद ये हम लोगों ने 11 तक कर लिया। कौन सा के नंबर तक कर लिया? 9 के बाद 10th हो गया, और अब 11 हम करते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है, कौन सा छूट गया? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ये हो गया। 1 एम्पियर भी हो गया। 9 विभवांतर के मापन हेतु भी हो गया। निम्नलिखित युक्तियों में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, अच्छा एक हमने नहीं लिखा है, वो छूट गया। चलिए छोड़ते हैं, इसके आगे करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ये तो हो गया। ओम का नियम सत्य है। तो ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो हम लोग जानते हैं धात्विक चालकों के लिए। किसके लिए? धात्विक चालकों के लिए। धात्विक चालकों के लिए। देखिए एक इसी में आपको क्वेश्चन बता देते हैं। आपको ग्राफ दिए गए थे, एक इस तरीके का ग्राफ, एक आपको इस तरीके का ग्राफ, एक आपको इस तरीके का ग्राफ, और एक आपको इस तरीके का ग्राफ। अब बोल रहे हैं बताइए इसमें कौन सा ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कौन ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो हमको मालूम है ओम के नियम में जब हम लोगों ने किया था तो क्या था, एक सीधी रेखा प्राप्त होती थी जिसका स्लोप यानी ढाल, प्रवणता हरदम एक समान होती थी। तो आपको याद हो तो इस वाले फिगर में देखिए लाइन सीधी बनाई गई है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। कंपटीशन में तो आते ही हैं, 10th क्लास में भी। ये मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए सभी यूपी बोर्ड में किसी न किसी ईयर पिछले 5 सालों में, और 10 में तो 100% है कि आए ही हैं, ठीक है। पिछले 5 सालों में भी पूछे गए हैं प्रश्न। तो इसके बाद अगला नेक्स्ट है ओम का नियम सत्य, आपको बता दिया। ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। ओम के नियम का सूत्र जिस समय हम लोग लिख रहे होंगे, ठीक है, आपके पास ये 13 नंबर, 2 मैंने मिक्स कर दिया उसमें। तो देखिए 13 नंबर ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो हमको इतना पता है ओम का नियम V/I=R। तो एक तो ये भी सही है हमारा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V/IR। एक ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। R यहाँ भेज दिए, I वहाँ भेज दिए, तो V/R=I, ये भी सही है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कि ऑप्शन में जल्दबाजी में टिक ना करें। V/I=R लिखा है तो सही है, V=IR लिखा है तो सही है। तो कुछ बातें आप याद रखिए, V और I अपॉन में हो सकते हैं, V/R में हो सकते हैं, और I और R हमेशा मल्टीप्लाई में होंगे। तो कभी आपका फार्मूला ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। उसके बाद ओम के नियम का हो गया। फिर ओम के नियम का उसके प्रतिरोध का मात्रक क्या है? अगला नेक्स्ट क्या है? प्रतिरोध का मात्रक। तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम, ठीक। नेक्स्ट उसको नहीं लिखते हैं, याद ही रहेगा आपको। फिर उसके बाद 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना रेजिस्टेंस बोल दिया उन्होंने? प्रतिरोध 1.5 ओम। चलिए इसको पहले साफ कर देते हैं, साफ करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो 1.5 अगर रेजिस्टेंस बोल दिया है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इतना ही साफ करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे हम लोग। आपके पास बोला है 1.5 ओम रेजिस्टेंस, यानी आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1.5 ओम, और करंट आपको कितना दे रखा है उन्होंने? 1.5। करंट भी कितना है? 1.5 एम्पीयर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे उसमें वोल्टेज पूछा जा रहा है। प्रवाहित करने के से तारों के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। तो अभी हम लोग जानते हैं V क्या होगा? IR। V आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो V IR। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जब वैल्यू आप न्यूमेरिकल की पढ़ के लिखते हैं तो यूनिट के साथ लिखें, ठीक है। ये गलती ना करें। IR, तो I की वैल्यू आपके पास 1.5 है, और 1.5, तो 15 अगर हम पढ़ें, या 15 के स्क्वायर आपको जल्दी से याद है तो जल्दी से आप कर सकते हैं।
तो 225 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये हो गया एम्पियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जिसको कैलकुलेशन में भी बेसिक प्रॉब्लम होगी मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मात्रक हो गया आपका, ये न्यूमेरिकल हो गया छोटा सा। किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता यानी कि रो की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये क्वेश्चन आपका 14 नंबर तक हो गया, 13 के बाद 14 है, और ये आपका 16 नंबर क्या है? प्रतिरोधकता पूछ रहे हैं। प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यानी रो आपसे पूछा जा रहा है, किस बात पे निर्भर करता है? तो लेंथ पे करता नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता नहीं, और सिर्फ किस पे करता है? प्रकृति पे निर्भर करता है, पदार्थ के। तो देखिए ऑप्शन आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। इसकी लंबाई पर, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, इसके पदार्थ के प्रकृति पर और उपरोक्त सभी पर। तो क्या हो जाएगा? पदार्थ की प्रकृति पर। किस पे? पदार्थ की प्रकृति पे। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर से आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। उसके बाद अगला है, नेक्स्ट है, यदि 5 प्रतिरोध, ठीक है, जिनके मान प्रत्येक के 1/5 ओम है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त होने वाले अधिकतम प्रतिरोध होगा। अब देखिए हम लोग इसको लेंदी मेथड से यानी वैसे भी कर सकते हैं, क्रम से, जैसे हम लोगों ने प्रूवमेंट किया था। लेकिन प्रूवमेंट के बाद हमने आपको एक फार्मूला प्रूव करा दिया था, आप उसका यूज कर सकते हैं और आसानी से इसका बड़ी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। क्या था वो क्वेश्चन? फार्मूला आपको याद होगा कि श्रेणी क्रम में अगर n एक जैसे फार्मूले वो लगे हों रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो R इक्वल टू हम लोगों को क्या था? R/NR। कितना था? NR। ये फार्मूला आपको याद होगा, तो इसी को अप्लाई करेंगे। बोल दिया हर एक का प्रतिरोध कितना है? 1/5 ओम। ठीक, और स्मॉल m की वैल्यू उन्होंने कितनी बोली, मतलब कितने हैं? इससे 5 हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल R इक्वल टू 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, एक मेथड ये भी है, और दूसरा लेंथी मेथड हम लोग जो यूज कर सकते थे। हमें मालूम है कि जब R इक्वल टू क्या होता है? R1 + R2 + R3 R5 तक। तो इस तरीके से 1/5 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1/5 से दिया है, अपॉन में नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? 5। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, पीस हो गया ऐड होके 5/5 कट जाएगा, तो आपके पास 1 ओम आ गया। ठीक, एक मेथड आपके पास ये भी। क्लियर है? तो आप इसका यूज करें, शॉर्टकट जल्दी से आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से यही आपको याद दिला दें, पैरेलल के लिए क्या था? पैरेलल के लिए आपको याद होगा, तो R इक्वल टू कितना था? स्मॉल r/n। कितना था? स्मॉल r/n। पैरेलल के लिए था, ध्यान रखिए, समांतर के लिए। ये समांतर के लिए, किसके लिए था? समांतर क्रम। आइए इसके बाद अगला नेक्स्ट करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, R1 और R2 दो प्रतिरोध, ठीक है, तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। देखिए आ गई वही बात, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो 1/R बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/R1 + 1/R2 ये होता है। लेकिन इस क्रम में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम। ये 19 नंबर है, ठीक है, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 R2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये R2 आपका ऊपर चला जाएगा, और प्लस R1, तो 1/R की इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो R इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 + R। R1 + R। ये शॉर्टकट भी याद रखिए, अगर दो समांतर क्रम में आपके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जुड़े हों, तो जल्दी से आंसर निकालने के लिए ऊपर आपको गुणा करना है, नीचे जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है, नहीं भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शनल में अगर तो जैसे अभी ऊपर का क्वेश्चन था, इसी तरीके से अगर आता तो हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, बाकी तो आपको अगर शॉर्ट में आया, वेरी शॉर्ट में आया, तो आपको पूरा क्रम से करना होगा। फिर इसके बाद ये ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, इसके बाद 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। अब देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध, तो अब यही वाला कुछ फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया आपको 20 नंबर में? 20 नंबर में आपके पास यही फॉर्मेट हुआ। देखिए 20 नंबर में आपसे क्या बोला? R दे दिया 4 ओम, और N की गिनती भी कितनी है? 4।
तो समांतर क्रम के लिए बोला है तो r इक्वल टू स्मॉल r अपॉन n। तो 4/4 कट गया तो कितना आ गया 1। कितना आ गया r इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा, समांतर में आंसर हमेशा छोटा आता है, और यानी पैरेलल में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और जब श्रेणी में संयोजन होगा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो आंसर हमेशा बड़ा आएगा। वो इसमें मत कंफ्यूज होइए कि 1/5 था तो 1 आ गया आंसर, तो 1 ग्रेटर है और 1/5 लेस है, ठीक है, तो वो सीरीज था इसलिए आंसर बड़ा आया है, और यहाँ पर जो है आंसर छोटा आया है। था तो 4 ओम का 1, लेकिन जब सबको कंबाइन कर दिया तो सिर्फ 1 ओम बचा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, जितने भी होंगे सबसे छोटा आंसर आएगा समांतर में, पैरेलल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्किट डायग्राम देके न्यूमेरिकल है आपका, तो ये तो न्यूमेरिकल में ही कवर हो जाएगा, बाकी दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 ऋणात्मक प्रकृति का, ठीक। इसके बाद अगला है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, I = Q/T, ठीक है। ये तो आपको रिवीजन में भी आसानी हो गई होगी। और इंग्लिश में अगर वही बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट फ्लो ऑफ द चार्ज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं Q, I और T में रिलेशन बताइए, संबंध बताना है आपको। तो Q और IT में फार्मूला आपको लिखना है करंट का, जो अभी मैंने लिखा था, I = Q/T, ठीक है ना, सिंपल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन आपका, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। क्या देना है आपको, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो खुद सोचिए, Q और T को अगर हम 1 कर दें तो 1 एम्पियर की परिभाषा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, कि किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर वह धारा है जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। बिल्कुल आसान है कि नहीं, Q की जगह भाई अगर यहाँ T1 कर दें, Q1 कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, I = 1 हो जाएगा। तो अब 1 एम्पियर ही तो बोला उन्होंने, तो 1 एम्पियर करंट कौन सी करंट होती है, जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो, यानी प्रवाहित हो। तो बिल्कुल आसान परिभाषा बन गई। जब चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो हम कहते हैं कि इस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, या 1 एम्पियर धारा वह धारा है जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश चालक से प्रवाहित होता है। आप जैसे लिखना चाहें, बात समझ में आपको आ गई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1 एम्पियर की परिभाषा, आवेश के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको 3 बताए थे, जिनमें बह जाए वो चालक, जिनमें विद्युत धारा ना प्रवाहित हो वो कुचालक, ठीक, या अचालक बोल दीजिए, और जिनमें नॉर्मल टेम्परेचर में तो बहे लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में ना बहे, लेकिन जब उनको हीट करें या उनमें कोई इम्प्योरिटीज़ मिलाएं तो आपका जो है करंट फ्लो होने लगे, बहने लगे, तो वो थे अर्धचालक, ठीक है। इसके बाद यदि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, ये याद हो आपको, विभव की परिभाषा है पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज ना हो। तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव का मान क्या होगा। तो V = क्या था फार्मूला, याद आ गया होगा आपको, V = W/Q, V = W/Q, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, और लगभग हमने सारे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं छोड़ के देखिए करा देता हूँ। ये सब वही रिपीट है जो ऑप्शनल में मैं करा चुका हूँ, कि एक धातु की समान लंबाई के 2 तार, ये तो खैर उसमें मिल जाएगा आपको, बड़े वालों में मैं करा दूंगा। तो इसके बाद अब आपके पास इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये मैंने आपको टॉपिक में भी नहीं पढ़ाया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध से तात्पर्य होता है कि जैसे सेल है, कोई बैटरी है आपके पास, तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके अंदर भी एक विद्युत धारा को रोकने के लिए, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा होता है, तो वो लिक्विड अपोज करता है, नहीं करंट को पास होने देता अपने से। तो वो जो उसकी विरोध करने की क्षमता है, तो वो उस बैटरी की ही क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो अगर इसको सरल भाषा में शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे, किसी बैटरी के विद्युत अपघट्ट द्वारा अपने से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा का विरोध करने का गुण उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। याद हुई, नहीं याद हुई, फिर से एक बार हम आपको बोल देते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से तात्पर्य है कि उस सेल के विद्युत अपघट्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा विद्युत धारा का विरोध किया जाता है, वह गुण उस सेल का
या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम आर से, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, बैटरी के लिए हम लोग वोल्टेज में ई का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा अगर निकालनी होती तो ई अपॉन आर प्लस आर फार्मूला लिखते हैं। याद रखिएगा, आई है पूरा विद्युत धारा, ई है उस बैटरी का विद्युत विभव जिसको हम बोलते हैं 2 वोल्ट आया 3 वोल्ट की बैटरी है, उसको ई से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, आप वी से भी कर सकते हैं लेकिन ई से यहाँ कर दिया जाता है। उसके बाद आर, उस सर्किट से जो एक्स्ट्रा बाहर से हम लोगों ने रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, और आर, स्मॉल आर जो है वो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, करीब 25 मिनट का वीडियो हो गया है। तो फिर नेक्स्ट मैं आपको सारे न्यूमेरिकल एक सीरीज में, करीब आधा घंटे का ही वीडियो होगा वो लंबा, मैं 40 से 50 न्यूमेरिकल एक में ही कराऊंगा, वो चाहे 1 घंटे का वीडियो हो, मैं पूरे एक साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर के अच्छे से।